टॉपिक क्या चल रहा था जरा बताएंगे? शायद ब्लड चल रहा था। ब्लड में क्या चल रहा था? आरबीसी हो गया था। हाँ ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो कल बताया था आरबीसी, और बताया था कि आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो ब्लड का कलर है वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो हमारे ब्लड का कलर कैसा दिखेगा? बैगनी। ठीक है, यहां तक बात हुई। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसको बाइंड करता है? ऑक्सीजन को। और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही होता है। क्लियर? तो शरीर में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। और ब्लड के आरबीसी के निर्माण में बताया था कि किडनी से स्रावित हार्मोन्स एरिथ्रोपोएटिन, अब ये जो एरिथ्रोपोएटिन है, हार्मोन्स है, ये आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है। और हमारे रुधिर में या हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। यदि एक साथ ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आपके हीमोग्लोबिन के पास पहुंचे, ठीक, ध्यान सुनिएगा, अगर एक साथ ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हीमोग्लोबिन के साथ पहुंचे तो होगा क्या कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 300 नियर अबाउट 300 टाइम्स जो होता है वह तेजी से रिएक्ट करता है। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 300 गुना तेजी से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के फलस्वरूप क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, और आप जानते हैं हर चीज जो जलती है, जो हमारा बायोफ्यूल्स होता है, जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना तेजी से रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये अभी स्टार्ट हुआ है पूर्वी, जस्ट अभी। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, जैसे जैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती जाएगी, ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका दम घुटने लगेगा, सांस लेने में परेशानी होने लगेगी, और उसी को बोलते हैं हाइपोक्सिया। वह अवस्था कहलाती है हाइपोक्सिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होगा कि आपका, हाँ बिल्कुल, ये स्मोकिंग से भी निकलता है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन में आपका धीरे धीरे दम घुटने लगेगा। एक्चुअली ये रियल में करता क्या है कि जो आपकी आरबीसी होती है इस टाइप की, तो आरबीसी की जो झिल्ली होती है, ठीक है, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर हमारा बाइकैन के होता है। तो जैसे जैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा,
वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जाएगी और एक समय आएगा कि आपका यही आरबीसी बेंड होने लगेगा, इस टाइप का होने लगेगा। और जब बेंड होने लगेगा तो बेंड होके फिर ये आपस में चिपकना शुरू कर देंगे और जैसे ही आपस में चिपकेंगे ऑक्सीजन कंटेंट और कम हो जाएगा आपके शरीर में और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से आप देखिए अक्सर जाड़े के महीने में जब आप रूम में जब आप कॉयल वायल जलाते हो, मच्छर अगरबत्ती जलाते हो और पूरा कमरा बंद है तो कुछ समय के बाद आपको घुटन होने लगती है। घुटन इसलिए होने लगती है कि उस कॉयल से क्या रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके शरीर में जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि कमरा आपका बंद है, ऑक्सीजन कंटेंट तो उतनी है, ऊपर से आप कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में जब जाती है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो किस में बदल जाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है, आपको दम घुटने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, फिर ऑक्सीजन कम होने लगता है और फिर आपका बिल्कुल बेचैनी घबराहट शुरू हो जाती है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। इस कंडीशन में तुरंत अगर आप फ्रेश एयर में जाते हो जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो ये डिजॉल्व होने लगती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है, बनने लगती है। इसी वजह से थोड़ा सा भी अगर धुआं, कुछ लोग तो ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि सिगरेट का अगर थोड़ा सा धुआं उनके नाक में गया नहीं तो उनका दम घुटने लगता है। वो इस वजह से कि कार्बोक्सी जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर दोनों एक साथ आपके ब्लड में पहुंचेंगे तो हीमोग्लोबिन इतना प्यारा सब्सटेंस है कि वो इसी को पकड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही पकड़ता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है ना। अक्सर खराब आदतें हम लोग जल्दी पकड़ते हैं, तो ऐसे हमारा हीमोग्लोबिन भी है ना। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना तेजी से रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, तो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग, हाँ होता है, सबका होता है, तो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग आप देखते होंगे गोरे चिट्टे बिल्कुल होते हैं, है ना। अक्सर गोरे होते हैं, एक थप्पड़ मार दो तो ब्लड निकल जाएगा उनके शरीर से, ऐसे दिखते हैं। तो रीजन क्या होता है कि पहाड़ी इलाके में ऊपर, क्योंकि वो ऊपरी रीजन पे रहते हैं, तो ऊपरी रीजन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने के कारण वो क्या करते हैं कि उनकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाने की वजह से कम समय में वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। तो जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन की भी क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की भी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा बनने लगती है। तो इस वजह से वो आपको रेडिश वगैरह दिखते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में 30% ज्यादा आरबीसी या हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। और जो मैदानी इलाके में लोग रहते हैं वो 30% उनके अंदर कम बनता है। जनरली जब आप वर्किंग करते हो, कार्य करते हो, तब तो आपके अंदर आरबीसी नॉर्मल वेव में बनता है, लेकिन जब आप सोते हो, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी श्वसन दर कम रहती है, इस वजह से आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया भी कम होती है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा नहीं सोना चाहिए, ज्यादा सोएंगे तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो शरीर में मोटापा बढ़ता है। इसी वजह से ज्यादा सोने वाले लोगों को मोटापा भी बढ़ता है। तो जनरली सोते समय हमारे बॉडी के अंदर 5% आरबीसी क्या होती है, कम बनती, ठीक है। दूसरी चीज कि जो आरबीसी मैंने बनाया था बाई कैनकेव, जो आरबीसी है, चूंकि ये कोशिका है ना, तो कोशिका है तो कोशिका के ऊपर झिल्ली भी होगी, कोशिका झिल्ली। इसी कोशिका झिल्ली पर एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ, ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के बने पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीजन, और इसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। यानी किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है यह डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के आरबीसी के झिल्ली पर किस टाइप का एंटीजन पाया जाता है।
ठीक है। तो इतनी कहानी थी हमारी किसकी, आरबीसी की। आरबीसी के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम डब्ल्यूबीसी पे। किस चीज को रिपीट करना है, जो आरबीसी होती है, चूंकि ये कोशिका है तो कोशिका झिल्ली होगी, तो इस कोशिका झिल्ली पर ग्लाइकोप्रोटीन के बने पदार्थ पाए जाते हैं, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने पदार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। तो इसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। किस टाइप का एंटीजन है उसके अनुसार उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है। अभी ब्लड ग्रुप आएगा तो फिर मैं इसको एक बार बताऊंगा, इसलिए परेशान ना हो। तो इतनी आपके जो कहानी थी वो किसकी थी, आरबीसी की थी। आरबीसी के बाद दूसरी रक्त कोशिका है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक। अब जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी का थोड़ा सा बेसिक फीचर देख लेते हैं। तो पहला ही पॉइंट है इसमें, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यानी कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और इसी हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति के कारण इनका जो रंग दिखता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। और जो सफेद होता है उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, कलरलेस, ठीक है ना, रंगहीन। अब इनका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन, इनका जो निर्माण होता है, पहला तो रेड बोन मैरो एवं लिम्फ सेल। लिम्फ सेल को हम बोलते हैं लसिका कोशिका। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पे, लाल अस्थि मज्जा और लिम्फ सेल में। अगर हम इनके अमाउंट की बात करें तो ये 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब इन 100 मिलीलीटर ब्लड, ठीक है। मात्रा इनकी 6000 से 8000 होती है। अगर इनकी हम जीवन काल को देखें, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन काल, ये 6 से 8 दिन, अगर हम मैक्सिमम बात करें तो ये 21 दिन, मैक्सिमम ये कितने दिन तक जिंदा रहती है, 21 दिन तक ये जिंदा रहती है, ठीक है। अगर इनके हम मेन कार्य को देखें तो प्रमुख कार्य है इनका एंटी बॉडी का निर्माण करना, और एंटीबॉडी के निर्माण करके ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। ये इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, मजबूत करती, स्ट्रॉन्ग करती, ठीक है। और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के कारण हम डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ बॉडी, ठीक है। अगर हम इनकी मात्रा देखें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को अगर हम कंपेयर करें तो 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होती है। अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कंपैरिजन करें
तो 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इनका केंद्रक होता है, केंद्रक इसमें उपस्थित होता है, बट ये कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। मतलब एक तरीके से अनियमित होता है, सही ढंग से नहीं होता है, खंडों में बटा होता है, कहीं कहीं पे पिंड वगैरह होते हैं वगैरह। ठीक है, तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसमें है, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है और दूसरा इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। ठीक है, और इनके निर्माण को हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, सॉरी, इनका जो निर्माण होता है वह लाल अस्थि मज्जा या लसिका कोशिका में होता है। और इनकी अमाउंट की बात करें, ठीक है, कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब इन 100 मिलीलीटर ब्लड। इनका जीवन काल 6 से 8 दिन, मैक्सिमम 21 दिन होता है। इनका मेन काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, और एंटीबॉडी, ठीक है, और एंटीबॉडी अगर बनेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। अब इम्यून सिस्टम इतना भी मजबूत ना हो जाए कि आपको लेने के देने पड़ जाए। जैसे आप पुरानी कहावत है ना कि अति किसी चीज की बुरी होती है। 6000 से 8000 अमाउंट है। ठीक है, 6000 से 8000। अब ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक, देखो जनरली आरबीसी का रेशियो बढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ गई तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने से आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। जनरली आपको लग रहा है कि डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, मजबूत करती है, लेकिन कभी कभी इनकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा हो जाने की वजह से ये क्या करती हैं, अपने ही सेल को नष्ट करने लगती हैं। अपने ही सेल यानी दूसरे अंगों की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर इतना डिवीजन कर देती हैं कि आपको कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे वो अंग ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना पीरियड्स में आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, और कई ऐसे, विशेष तौर से यंग जनरेशन में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। युवाओं में कई ऐसे कोरोना के लक्षण दिखे हैं जो कि उनके इम्यून सिस्टम के कारण हुआ है। यानी युवाओं में जो मौत हुई है वो उनके इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली के ओवर रिएक्शन की वजह से हो गई। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम एक हद तक तो सही है, लेकिन अगर ज्यादा इम्यून सिस्टम आपका हो गया तो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण कर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं, और प्रतिरक्षा प्रणाली के मजबूत करने के कारण इनको हम पुलिसमैन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी किसी भी संक्रमण से आपकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो संक्रमण से सुरक्षा, जैसे पुलिस आपकी सुरक्षा करती है असामाजिक तत्वों से, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी क्या करती है, ये डब्ल्यूबीसी बाहरी संक्रमण से आपको बचाती हैं। तो बचाने के कारण हम इनको बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ बॉडी। दूसरा, केंद्रक डब्ल्यूबीसी में अनुपस्थित होता है, और केंद्रक सॉरी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो कैसे होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है कि ये खंडों में बटे होते हैं, खंडों में बटे होते। ठीक है, और इसी इर्रेगुलरिटी न्यूक्लियस के होने के कारण डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स
और दूसरे को हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, अब दूसरी चीज, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। नहीं हर्ष जी, अब बॉडी बिल्डर को अचानक चक्कर आता है तो रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, केंद्रक छोटे छोटे पार्ट में बटा होता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में बटे होते हैं। अब कल आपको लिम्फ सेल भी आएगा। प्रमोद जी, क्या घबरा रहे, थोड़ा सा धीरज रखिए। पीडीएफ आ गई है ना, तो ठीक है, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, लिखा होगा पीडीएफ में, है ना। राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। मिल जाएगा पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ में ब्लड नहीं है, सॉरी। अच्छा, हाँ, ब्लड शुरू हुआ है ना, आपको कल तक ब्लड भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ब्लड भी मिल जाएगा आपका, आज मैं भेज दूंगा। बाकी साइटोलॉजी और जेनेटिक्स मिल गया होगा ना। ठीक है, हाँ ठीक, मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के टाइप्स आपको जो पहले लेक्चर का चार्ट है, तो चार्ट जो बनाया होगा उसमें दिखा होगा कि डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, एक को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे को हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक, अब ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में डिफरेंस क्या है कि ग्रेनुलोसाइट्स का जो कोशिका द्रव्य होता है, इनका जो कोशिका द्रव्य है ये दानेदार होता है। ठीक है, इनका कोशिका द्रव्य दानेदार होता है तथा इनका जो केंद्रक होता है, नहीं न्यूक्लियस के टाइप्स नहीं है, ये डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस के टाइप्स। ठीक है, इनका कोशिका द्रव्य दानेदार होता है, यानी कि इनमें इनका जो केंद्रक होता है अनियमित होता है एवं खंडों में बटा होता है। यानी कि जो केंद्रक होता है यह अनियमित एवं खंडों में बटा होता है। कोशिका द्रव्य दानेदार होता है, छोटे छोटे इसमें कण होते हैं। ठीक है ना, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं, इसी वजह से बोलते हैं कोशिका द्रव्य दानेदार होता है, केंद्रक अनियमित होता है एवं खंडों में बटा होता है। अब जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इनके कोशिका द्रव्य में कोई भी, यानी कि इनके जो कोशिका द्रव्य हैं, कोशिका द्रव्य में दानेदार न हो, तो यहां पे लिख लो दानेदार कण, और ज्यादा अच्छा होगा।
कोशिका द्रव्य में दानेदार कण नहीं होता। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि केंद्रक बड़ा होता है और केंद्रक एक पिंड का बना होता है, यानी केंद्रक इनका क्या होता है, बड़ा होता है एवं एक पिंड का बना होता है, ठीक है, या एक खंड लिखो, दोनों में समान लिखो, एक खंड का बना, यानी एक पार्ट होता है इनका केंद्रक एक ग्रेनुलोसाइट्स का, और ग्रेनुलोसाइट्स के जो केंद्रक होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में बटे होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखा होगा ग्रेनुलोसाइट्स का क्या एग्जाम्पल है और ए ग्रेनुलोसाइट्स का आपका क्या एग्जाम्पल है। शायद आप लोगों ने चार्ट जब बनाया होगा तो चार्ट में लिखा होगा कि ए ग्रेनुलोसाइट्स के कितने टाइप्स थे, बताइए जरा। ए ग्रेनुलोसाइट्स के कितने टाइप्स थे, दो, ठीक है। एक था आपका लिम्फोसाइट्स और दूसरा कौन सा था, मोनोसाइट्स, और इसका क्या था, इओसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। यही तो तीन थे, इओसिनोफिल, बैसोफिल, लिख दे रहा हूं मैं। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के। अब इसमें हमको ये देखना है कि लिम्फोसाइट्स के क्या काम है, मोनोसाइट्स के क्या काम है, इओसिनोफिल्स के क्या काम है, बैसोफिल्स के क्या काम है और न्यूट्रोफिल्स के क्या कार्य, यानी ये क्या क्या कार्य करते हैं इसको हमको देखना है, ठीक है। और हो गया, चलिए फर्स्ट पे चलते हैं जिसका नाम है लिम्फोसाइट। अच्छा सर साइड, ठीक, लिख लीजिए। लिम्फोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स का एक प्रकार है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस होता है वो इररेगुलर होता है, वो असीमित होता है, और इनके इररेगुलरिटी के कारण हम डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस के आधार पर डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे को हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स न्यूक्लियस होता है उनके कोशिका द्रव्य में दानेदार कण होते हैं छोटे छोटे, और इनका जो केंद्रक होता है अनियमित एवं खंडों में बटा होता है, कई खंड होते हैं छोटे छोटे। लेकिन जो एक कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनमें कोई भी दानेदार कण नहीं होता है और उनमें सिर्फ एक बड़ा न्यूक्लियस
एक खंड का होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल डिफरेंस आप कर लीजिए, जो एक ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनमें केंद्रक खंडों में बटा होता है, और कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनमें केंद्रक खंडों में नहीं बटा होता, ठीक है। तो जिनमें खंडों में बटा होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और जिनमें सिर्फ एक ही खंड होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। तो पहले में चलते हैं लिम्फोसाइट्स पे, ठीक है। लिख चुके होंगे आप लोग, मिटा देता हूं, इसको मिटा दूं ना। हाँ हाँ, ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है, ठीक है। चलिए आप, मैं दिखाई दे रहे थे जो लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, जो शरीर में क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि जो लिम्फोसाइट्स है ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती हैं जो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। अब चूंकि ये डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ बॉडी, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आपके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये शरीर को संक्रमण से कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, एंटीबॉडी को बनाकर। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी की लिम्फोसाइट सेल होती हैं, ये सबसे छोटी आरबीसी होती हैं जो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। दूसरा, मोनोसाइट, ठीक है। अब जो मोनोसाइट सेल होती हैं ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती हैं और ये भी क्या काम करती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तो आप कहोगे कि दोनों एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो नेचर ने दोनों को अलग अलग क्यों बना दिया, ठीक है। सोचने वाली बात, एक ही को रहने देते। तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये जनरली 24 घंटे एक्टिव रहती हैं, लेकिन जो मोनोसाइट्स होती हैं ये विपरीत परिस्थितियों में एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है ना। यदि आपके शरीर में कोई संक्रमण है, ठीक है, अगर संक्रमण है तो इसका मतलब आपका शरीर संक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है, और संक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है तो मोनोसाइट्स की मात्रा बढ़ी हुई, ठीक है। तो ये एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन, और लिम्फोसाइट्स क्या है, नॉर्मल कंडीशन। दोनों का काम है एंटीबॉडी का निर्माण कर आपके शरीर को प्रोटेक्ट करना। तीसरा, न्यूट्रोफिल्स। अब जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स भी क्या करती हैं, संक्रमण के खिलाफ लड़ती हैं, और ये फैगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं। कैसा कार्य करती हैं, फैगो, इमरजेंसी हार्मोन्स दूसरी होती है ना। जैसे इमरजेंसी हार्मोन्स होती है एड्रेनलिन हार्मोन्स, ठीक है। तो उसी तरीके से ये इमरजेंसी, और ऐसा नहीं कि केवल इमरजेंसी कंडीशन में कार्य करती हैं, जनरली ये हमेशा कार्य नहीं करती हैं, लेकिन जैसे ही लिम्फोसाइट्स वर्क करना शुरू कर देती है किसी संक्रमण के खिलाफ, ये भी कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो आप बस ये समझ लीजिएगा कि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों क्या काम करती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना, ठीक है। लेकिन ये न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं अकेले नहीं कार्य करती हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों मिलकर काम करती हैं। इसीलिए इन दोनों को हम बोलते हैं फैगोसाइट्स सेल, यानी भक्षण कोशिका, ठीक।
भक्षण का मतलब होता है सीधे निगल लेना, सीधे खा जाना, मतलब एक ही साथ क्या कर लेना, सीधे जितने भी संक्रमणकारी पदार्थ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण, मोनोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण, न्यूट्रोफिल्स भक्षण करती हैं, फैगोसाइटोसिस की तरह कार्य करती हैं। देन नेक्स्ट, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इओसिनोफिल। ठीक है, अब इओसिनोफिल क्या करती हैं, ये आपके शरीर को किसी भी एलर्जिक कंडीशन से बचाती। यानी कि इओसिनोफिल का जो मेन काम होता है वह आपके शरीर को एलर्जी से बचाना होता है। अगर आपके शरीर में कोई एलर्जी है किसी भी चीज के अगेंस्ट, अगर आपका शरीर एलर्जी से ग्रसित है, तो इसका मतलब कि इओसिनोफिल की जो मात्रा है वो क्या है, बढ़ी हुई। क्लियर? तो आपके शरीर को जो एलर्जी से बचाता है वो कौन बचाता है, इओसिनोफिल। यानी ये क्या काम करती हैं, एलर्जी के विरुद्ध लड़ती हैं, और अगर इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, हाँ डस्ट से भी है, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकता है, ठीक, ये बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर एलर्जी है आप में के अंदर किसी भी चीज के प्रति, हाँ, न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये भक्षण कोशिका कहलाते हैं। एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। एलर्जी केवल पदार्थ ही नहीं, आजकल तो इंसानों को इंसानों से एलर्जी होती है, तो बात छोड़ दीजिए, है ना। तो एलर्जी किसी भी कंडीशन में हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है, किसी भी पदार्थ से हो सकती है। आजकल नहीं देखते हैं, कोरोना काल में बहुत सारा सिखा दिया, लोग सिखाते थे कि बी पॉजिटिव, आज पॉजिटिव होने में डर लगता है ना। तो कंडीशन ये हो गया कि अब पॉजिटिव रहे कि निगेटिव रहे। इओसिनोफिल के बढ़ने से एलर्जी नहीं होती है, एलर्जी होने से इओसिनोफिल बढ़ गई। अगर आपके शरीर में कोई एलर्जी है तो इसका मतलब कि हमारा डब्ल्यूबीसी का इओसिनोफिल उससे लड़ रहा है, और लड़ रहा है तो अपनी संख्या को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो इओसिनोफिल की अधिक मात्रा ये बताती है कि आपका शरीर किसी न किसी एलर्जी से क्या है, ग्रसित है। ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स हम लोगों ने देखा, और मैं फिर से पूरा रिपीट करूं, किसको रिपीट करना है? अच्छा चलिए मैं रिपीट ही कर देता हूं, आपकी बात मान लेता हूं। अगर ये ज्यादा बन जाए तो क्या होगा, बीमारी होगी, फिर उसके लिए आपको एंटी एलर्जिक सब्सटेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। अरे डॉक्टर नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है ना, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए लिम्फोसाइट्स क्या करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, पहली चीज। मोनोसाइट्स क्या करता है, ये भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स जैसे आपके शरीर में कोई जर्म गया, कोई वायरस गया, बैक्टीरिया गया, तो उसको उस पर रिएक्शन नहीं करते हैं, सीधे उसको नष्ट ही कर डालते हैं। जैसे आप खाना लेते हो मुंह में तो सीधे खा जाते हो ना, थोड़ी देरी चबाते हो फिर उसको निगल लेते हो, तो उसी तरीके से न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं भक्षण कर डालती हैं। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये काम मोनोसाइट्स के साथ मिलकर करती हैं,
इसलिए न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? भक्षण कोशिका। इयोसिनोफिल्स ये आपके शरीर को एलर्जी से क्या करती हैं? बचाती हैं, किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन से आपको बचाती हैं। अगर इनकी संख्या बढ़ी हुई है तो इसका मतलब कि आपको किसी न किसी प्रकार की क्या है? एलर्जी है। अब इसके बाद इस WBC का मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका बैसोफिल। ठीक है, अब ये जो बैसोफिल होता है, ये बैसोफिल WBC जो सेल्स है, फोबिया इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फोबिया ब्रेन से संबंधित बीमारी, ब्लड से संबंधित बीमारी नहीं। ठीक है, अब जो ये बैसोफिल सेल होती हैं, ये बैसोफिल जो WBC की सेल होती है ना, उनके बाहरी स्तर का विकास करती हैं। उसके साथ साथ जो इनका मेन काम होता है WBC का, ये WBC अपने अंदर से एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करती हैं जिनको हम बोलते हैं मास्ट सेल। यानी कि जो बैसोफिल है, ये बैसोफिल सेल WBC की कोशिका झिल्ली को बनाने के साथ साथ ये किसको बनाती है? मास्ट सेल को भी बनाती हैं। और ये मास्ट सेल क्या करती हैं? अपने अंदर से एक ऐसे पदार्थ को स्रावित करती हैं जो रुधिर को आपके शरीर में जमने से रोकता है। यानी कि ये जो मास्ट सेल होती हैं, एक प्रकार के प्रोटीन को स्रावित करती हैं। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हिपैरिन। यानी बैसोफिल की मास्ट सेल कोशिका क्या रिलीज करती है? हिपैरिन प्रोटीन। अब ये जो हिपैरिन प्रोटीन क्या करती हैं? आपके शरीर में रुधिर को जमने से रोकती। सबसे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, अगर आपका ब्लड है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हाथ को थोड़ा सा काट लेना आज क्लास के बाद, है ना, थोड़ा सा, और 2 बूंद ब्लड निकाल ले और देखना कि 2 से 6 मिनट के अंदर वो क्लॉट कर जाएगा, ब्लड आपका थक्का बन जाएगा। ठीक है ना, अगर ना यकीन हो तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लें, है ना। तो वो क्यों जम जाता है? क्योंकि जो आपका ब्लड होता है, जैसे ही वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तुरंत ब्लड का जो प्लेटलेट्स है वो कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, हाँ बता रहा हूं, बैसोफिल तुरंत ब्लड क्लॉट करना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही। लेकिन हमारे शरीर में भी तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जा रहा है, और मैंने बताया कि वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। उसके बावजूद नहीं जमता, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो जम जाता है ब्लड, धक्का बन जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो WBC सेल्स हैं, ये WBC सेल्स की जो बैसोफिल सेल्स हैं, ये बैसोफिल कोशिकाएं एक विशेष कोशिका का निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल अपने अंदर से एक विशेष प्रोटीन को निकालती हैं। वो प्रोटीन कहलाती है हमारी हिपैरिन, और हिपैरिन प्रोटीन की उपस्थिति में ही हमारे शरीर का ब्लड हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता, क्लॉट नहीं कर पाता है। अगर हिपैरिन प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट कर जाएगा। इसलिए हाँ, उसमें एंटी कोआगुलेटिंग सब्सटेंस मिलाई जाती है टेस्ट ट्यूब में। उसमें आप सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम साइट्रेट, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को जमने से रोकते हैं, और इसी केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है आपके ब्लड बैंक। ठीक है, तो अब ये जो हिपैरिन प्रोटीन है, ये क्या काम करता है कि आपके शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। अभी ब्लड का थक्का बनाना मैं बताऊंगा, उस समय आ जाएगा। ब्लड बाहर
से ये ब्लड बाहर आने से भी, क्योंकि ब्लड आ रहा है तो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब बाहर आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ब्लड आपका क्लॉट कर जाता है तब बाहर नहीं आते। जब ब्लड आपका क्लॉट कर जाता है तब ये बाहर नहीं आते। हाँ ठीक है, ब्लड मैं फिर से बता दे रहा हूँ का जी, ठीक है। देखिए जो बेसोफिल सेल्स होती हैं, ये बेसोफिल सेल्स किसकी हैं? डब्ल्यूबीसी की हैं, करेक्ट। ये बेसोफिल सेल्स क्या करती हैं? मास्ट सेल का निर्माण करती हैं। और ये मास्ट सेल क्या करती है? हिपेरिन प्रोटीन को बनाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसोफिल सेल्स के द्वारा क्या बनता है? हिपेरिन। मैं तो पूरे क्रम से बताया, ठीक है। तो अब बेसोफिल सेल्स किसका निर्माण करती हैं? मास्ट सेल का। मास्ट सेल क्या करती हैं? हिपेरिन प्रोटीन बनाती हैं। और ये हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है कि आपके शरीर में रुधिर को जमने से रोकता है। इसी कारण हम हिपेरिन को बोलते हैं एंटी ब्लड कोआगुलेटिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? एंटी ब्लड कोआगुलेटिंग सब्सटेंस, यानी कि रुधिर को जमने से रोकने वाला पदार्थ, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो रुधिर को जमने से रोकता है वो कौन सा पदार्थ है? हिपेरिन, ठीक है ना। एक नहीं कई बार क्वेश्चन आया है कि शरीर में रुधिर को जमने से कौन सा पदार्थ रोकता है? वो कौन सा? हमारा हिपेरिन। और ये कहां से स्रावित होता है? जनरली मास्ट सेल का नाम कम आता है, सीधे बोल देता है हिपेरिन, ठीक है। नहीं, सभी सेल खत्म नहीं रहते हैं। पैरालाइज जब होता है तो नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं वहां पर समाप्त हो जाती हैं, या तंत्रिका कोशिकाओं की वर्किंग समाप्त हो जाती है। लेकिन सभी तंत्रिका कोशिकाओं की वर्किंग नहीं समाप्त होती है। जो एक विशेष स्पेशलाइज्ड होती है मोटर न्यूरॉन्स, उनकी वर्किंग आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब बाहर प्रोटीन आता है, तो जब बाहर आता है ब्लड आपका, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब वहां पे प्लेटलेट्स का रोल शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब प्लेटलेट्स का रोल शुरू हो जाता है तो स्किन से जो टच ब्लड होती है उसमें क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन जब मूव नहीं करती है तो डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं, और डब्ल्यूबीसी डेड हो गई तो हिपेरिन भी नहीं बनती है। ब्लड कैंसर किसी भी सेल में हो सकता है, तंत्रिका कोशिका को छोड़कर। अब पैरालिसिस पर्सन की सेल को एक्टिव करने का कोई तरीका, अब ये मेडिकल में डॉक्टरी थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ है ना, तरीके बहुत सारे। इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की रेट को धीमा कर देता है। वो क्या करता है? ब्लड क्लॉट, देर से ब्लड क्लॉट करता है, ठीक है। ये समझा आप लोगों ने? डब्ल्यूबीसी इतनी थी, ठीक है ना, हिपेरिन वगैरह। अब जैसे शरीर में कोई संक्रमण हुआ, मेडिकल पढ़ाऊंगा तो आपका आईएएस छोड़ जाएगा, ठीक। मेडिकल 1-2 दिन की चीज नहीं है। आप जो लोग ब्लड अभी 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ते हो, ये ब्लड हम लोग 1 महीना पढ़ते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक जानकारी लेनी होती है। जो जनरल साइंस या टेक्नोलॉजी जो है, ये मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ सामान्य जानकारी। फैगोसाइटोसिस सेल, तो सचिन जी जो फैगोसाइटोसिस मतलब भक्षण करना होता है, तो जो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये जो 2 सेल्स होती हैं, ये क्या काम करती हैं? किसी भी जर्म को
किसी भी जीवाणु को, किसी भी विषाणु को क्या कर देती हैं, सीधे निकल जाती हैं। निकलने का तात्पर्य अब उनके अंदर मुंह नहीं होता है, माउथ नहीं होता है, वो सीधे उसको क्या कर देती हैं, वहीं पे नष्ट कर देती हैं। ठीक है। अब इस WBC अगर मान लो आपके शरीर में कोई संक्रमण है, तो जैसे आप देखिए जब आपको चोट लगता है तो चोट लगने वाले स्थान पर एक रेडिसपन हो जाता है और वो पोर्शन आपका हीट हो जाता है। ठीक है। अब जब वो हीट हो जाता है तो क्यों हीट हो जाता है, जब आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद जो वहां पे रेडिसपन आपको दिखता है वो पार्ट हीट हो जाता है। तो सेल हीट हो जाती है वो इसलिए क्योंकि अब इस पे जर्म का अटैक ना हो पाए। और दूसरा रेडिस आपको इसलिए दिखता है कि रेडिस तो आरबीसी के कारण, बट आप ध्यान दीजिएगा कभी कि जहां पे आपको चोट लगती है वो स्वेलिंग हो जाती है हल्की सी। तो स्वेलिंग इसलिए होती है कि चोट लगने वाले स्थान पर अचानक WBC की संख्या क्या हो जाती है, हल्की सी बढ़ जाती है, यानी तुरंत WBC एक्टिव हो जाता है। और वो इस WBC की संख्या वहां पर एक्टिव होने के कारण WBC की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अब कोई बाहरी इंफेक्शन आपके घाव पर अटैक नहीं कर पाता। ठीक है। तो ये रीजन है WBC का। कोरोना के केस में भी न्यूट्रोफिल्स काम करता है। ठीक है। लेकिन कोरोना का जेनेटिक मटेरियल इतना स्ट्रांग है कि वो न्यूट्रोफिल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब काम नहीं करने देता है। ठीक है। तो कोई भी जर्म है, ठीक है ना, कोई भी आपका पदार्थ है जिससे आप बीमार होते हो, तो बीमार इसीलिए आप हो गए क्योंकि मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स और आपकी लिम्फोसाइट्स उस पर प्रॉपर वेव में कार्य नहीं कर पाए। ठीक है। जैसे मौसम चेंज होता है, ठीक है, बॉडी में सूजन होने के बहुत सारे रीजन है। हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ठीक है, आरबीसी का कम हो जाना, ठीक है ना, WBC का भी कम हो जाना, किसी प्रकार के संक्रमण हो जाना, विटामिन की कमी हो जाना, सूजन होने के बहुत सारे रीजन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन का जवाब देते समय मैं खुद ही भूल गया कि मैं कहां पे, खैर छोड़िए। हाँ, जब ये संक्रमण, ठीक है ना, प्रमोद जी, वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होता है। वैक्सीन बनाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है और फिर ये देखा जाता है कि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है, अब जो ये वैक्सीन हम बना रहे हैं, इस वैक्सीन का 3-3, 4-4 लेवल पे टेस्टिंग होती है और चोट लगने पर सूजन इसलिए हो जाती है क्योंकि चोट लगने वाले स्थान पर अचानक WBC की संख्या बढ़ने लगती है। और जब WBC की संख्या बढ़ने लगती है, हाँ, इयोसिनोफिल होता है, तो जब WBC की संख्या बढ़ जाती है, और ये WBC अपनी संख्या इसलिए बढ़ाता है ताकि अब कोई चोट लगने वाले स्थान पर किसी भी प्रकार का जर्म या किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का आपका वायरस या फंगस उस पे अटैक ना कर पाए। इसलिए WBC अपनी संख्या को क्या कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं। और कभी कभी WBC की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है, अगर WBC की संख्या 50,000 के ऊपर चली गई या WBC की संख्या अगर 1.5 लाख हो गई, जनरली हम 50,000 के ऊपर, नॉर्मली तो 6,000 से 8,000 होता है, ठीक है, लेकिन अगर इनकी संख्या 50,000 के ऊपर चली गई तो हम मान लेते हैं कि अब कैंसर की अवस्था शुरू हो गई है। 1.5 लाख होने पर इनकी संख्या को हम डेफिनेटली कहते हैं कि व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया। तो ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं, तो ब्लड कैंसर की केस में क्या होता है कि आपकी WBC की संख्या जो 100 मिलीलीटर ब्लड में होती है वो नियर अबाउट 50,000 से 1.5 लाख के बीच में हो जाती है। ठीक है। स्किन ब्लू इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पे चोट लगने वाले स्थान पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है
और जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ठीक है ना। ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचता तो आपको पता है कि जो ब्लड है अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो कैसा दिखेगा, बैंगनी कलर का, ठीक है ना। इन्फेक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे WBC पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती, ठीक है। हाँ, तो प्रमोद जी, जो वैक्सीन के केस में कई परीक्षण होते हैं, इसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, एनिमल्स पे ट्रायल होता है, ह्यूमन पे ट्रायल होता है, और जब ये सभी ट्रायल्स में सुरक्षित निकलती हैं तभी ये वैक्सीन लोगों को लगाई जाती है। और फिर इनको बनाने में, जो इंडस्ट्री में ये बनाई जाती हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रिकॉशन देखे जाते हैं। तो जनरली एक सिंपल से सिंपल डिजीज के वैक्सीन को बनाने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी भी रोग के खिलाफ वैक्सीन बनाना। रसिया ने स्पुतनिक 5 बहुत जल्दी वैक्सीन को बना दिया। एंटी ब्लड कोआगुलेटिंग सब्सटेंस वे पदार्थ होते हैं जो ब्लड को जमने से रोकते हैं, ठीक है। तो अभी भारत भी वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में है, क्योंकि अब इसमें कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, दुनिया की कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ना होता, कोई भी वैक्सीन नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे स्पुतनिक 5 राष्ट्रपति की बेटी को, रसिया के राष्ट्रपति को बेटी को लगाया गया, तुरंत फीवर आ गया। तो क्यों फीवर आ गया? कुछ ना कुछ आपके वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कोरोना के केस में भी वैक्सीन बन रही है, हो सकता है कि जल्दी बन जाए। तो कोरोना से बचने का सिर्फ 2 ही उपाय है, वैक्सीन आप लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 2 उपाय है। एक है अपने आप को प्रोटेक्ट रखो और अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते रहो, ठीक है ना। अब बॉडी का कलर ब्लू हो गया, उसमें कई चीजें होती हैं, मिलेनिन पिगमेंट के कारण होता है। इम्यून सिस्टम खाने पीने की चीजों से बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेन चीज है आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होना चाहिए, शाकाहारी जीवन अपनाइए, ठीक है ना, अच्छे पदार्थों का सेवन कीजिए, इससे आपका इम्यून सिस्टम हर एक चीज का। हाँ जुबेर जी, कोई भी ऐसा टीका नहीं है जिसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा WBC। WBC के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लेटलेट्स। अब जो प्लेटलेट्स होती हैं, इस प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो थोड़ा सा हम प्लेटलेट्स की बेसिक फीचर के बारे में जान लें कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनका जो पहली चीज, ये प्रेजेंट ओनली इन
मैमल्स। केवल कहां उपस्थित होती हैं? स्तनधारियों में। केवल ये किसमें पाई जाती है? मैमल्स में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस क्या होता है इनमें? एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर हम इनकी लाइफ टाइम की बात करें, अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, तो यह सामान्यतः 5 से 9 दिन तक ये क्या होती हैं? जीवित रहती हैं। ज्यादा दिन जीवित नहीं रहती हैं, बट कभी कभी इनफाइनाइट टाइम तक भी ये सरवाइव करती है। ठीक है, अगर इनकी हम अमाउंट की बात करें, अगर हम इनकी मात्रा की बात करें, तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इन 100 मिलीलीटर ब्लड, ऐसे होती है। ठीक है, फ्लैश आ रहा होगा। 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है, 1.5 से 4.5 लाख के बीच में ये होती हैं। हाँ, रिपीट करना होगी। और इनका जो निर्माण होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है, वो कहां होता है? रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और इनका जो मेन वर्क है, इनका जो प्रमुख कार्य है, वो है आपका ब्लड क्लॉटिंग, यानी रुधिर का थक्का बनाना, मेन काम। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ ये क्या करती हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती हैं। आपके डेंगू में कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डेंगू का वायरस प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इनका जो मेन वर्क है, आपकी ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्यून सिस्टम, ये 2 काम करती है। ठीक है, मेनली इनका काम है आपके ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी, प्लेटलेट्स के जो कार्य हैं आपके, मेन काम है कि आपके शरीर के ब्लड क्लॉट को करना चोट लगने के उपरांत। क्लियर? चलते हैं फिर प्लेटलेट्स को देखते हैं। बोन मैरो क्या होता है? रुधिर का थक्का बनना, इसी को हम बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है, लंबी हड्डियों में खोखले पार्ट होते हैं, उन खोखले पार्ट में मांसल भाग होता है, उसी मांसल भाग को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं? केवल मैमल्स में पाए जाते हैं, स्तनधारियों में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इनमें भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स को ही हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है ना, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स दोनों एक ही चीज है। तो प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इसको हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती हैं केवल मैमल्स में। न्यूक्लियस इनमें अनुपस्थित होता है। जीवन काल इनका 5 से 9 दिन होता है। अगर इनकी मात्रा बात की जाए, तो इनकी मात्रा 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। इनके निर्माण कहां पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। और मेन काम होता है इनका क्या? रुधिर का थक्का बनाना, मतलब चोट लगने के बाद, ऐसे नहीं थक्का बना देती हैं, चोट लगने के बाद चोट लगने वाले स्थान पर रुधिर का थक्का बनाना। उसके साथ साथ आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना,
दोनों काम है, बट मेन काम कौन सा है? ब्लड को क्लॉट करना। कभी कभी क्या होता है कि डेंगू और चिकनगुनिया की कंडीशन में क्या होता है, डेंगू वायरस जब आपके ऊपर अटैक करता है तो उस केस में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स की संख्या घट के अगर 50,000 के आसपास आ गई, यानी प्लेटलेट्स की संख्या का 50,000 के आसपास आना, बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं करता है प्रदीप जी, इंद्रजीत जी। ब्लड क्लॉट तो चोट लगने के बाद करेगा ना, अगर शरीर के अंदर बनेगा तो फिर जिंदा थोड़ी रहोगे, मर जाओगे, है ना। तो अगर इनकी संख्या 50,000 या उससे कम हो जाए तो हम ये मानकर चलते हैं कि वह व्यक्ति डेंगू या चिकनगुनिया से ग्रसित हो गया। और डेंगू बड़ी प्यारी बीमारी होती है, दिल्ली वासियों की लविंग बीमारी है ये दिल्ली के लोगों को बहुत तेजी में पकड़ती है ना। मच्छरों के द्वारा फैलती है, डेंगू वायरस के द्वारा ये होता है, ठीक। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक दवा होती है जो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत तेजी में रिफर करते हैं, हाँ, प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना डेंगू को इंडिकेट करता है। और कार्डियक पर्सन जो होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनको जो डॉक्टर होते हैं, हाँ, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। जनरली 3 यूनिट ब्लड से 1 यूनिट प्लेटलेट्स निकाला जाता है। प्लेटलेट्स को अलग करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्ट्रेट करने के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अलग करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस होती है इसमें। तो जो कार्डियक डिजीज हो, जो ब्लड प्रेशर फ्लो करता है लोगों का, उसमें डॉक्टर एक दवा देता है एस्प्रिन, बड़ी जानी मानी दवा है वर्ल्ड लेवल की। तो एस्प्रिन क्या करती है, ये ब्लड प्रेशर को तो मेंटेन करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और करती है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के साथ साथ देखा गया है कि ये प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देती है। तो ब्लड प्रेशर में तो इफेक्टिव हो जाती है एस्प्रिन, लेकिन ये प्लेटलेट्स की संख्या को क्या करती है? कम करती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना, नियर अबाउट 50,000 से कम होना, ये हमारा करता है, डेंगू को इंडिकेट करता है। तो प्लेटलेट्स का जो मेन काम है, मैंने बताया वो क्या है? एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। व्हाट मींस एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड? मतलब क्या है इसका? एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, हाँ, हाँ, उसमें हीमोग्लोबिन के बजाय हीमोसाइनिन होता है। चलिए, ये हो गया। अब इस ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना, चोट लगने के बाद। प्लेटलेट्स कम हो गई तो डेंगू के तो लक्षण कुछ और भी होते हैं, लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम हो गई तो सडनली आपके ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएगा, हाई लेवल के फीवर भी आ जाएंगे, ठीक है। लक्षण तो वही क्रिएट होगा, क्योंकि डेंगू का वायरस जब अटैक करता है तो करता क्या है? प्लेटलेट्स को ही तो कम करता है। तो प्लेटलेट्स चाहे जिस भी रीजन से कम हो जाए, लक्षण तो वही आएंगे, ठीक है ना। अब दाल चावल रोटी सब्जी 4 लोग खा रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से बनाया जाए, ठीक है ना। अगर सब लोग समान मटेरियल, समान पदार्थ से बना रहे हैं तो न्यूट्रिशन तो उतना ही देगा ना। तो प्लेटलेट्स की संख्या चाहे किसी भी रीजन से कम हो जाए, सिम्टम क्या होगा? वही जनरेट होगा। अब कोरोना वायरस आपको ऊपर अटैक कर रहा है, तो कोरोना वायरस का भी लक्षण सर्दी जुकाम बुखार है, नॉर्मल वायरस का भी लक्षण सर्दी जुकाम बुखार है, बट इस केस में क्या है कि इसके साथ कुछ और भी लक्षण क्रिएट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का मेन काम है हमारा ब्लड क्लॉटिंग,
तो चलते देखते हैं, मलेरिया अलग चीज है, डेंगू अलग चीज है। मलेरिया अलग मच्छर से होता है, डेंगू अलग मच्छर से होता है। मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोवन जंतु से होता है जिसका वाहक मच्छर होता है, लेकिन जो डेंगू होता है एक वायरल बीमारी होती है जो अलग मच्छर से फैलती है। ठीक है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से होता है, मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक छोटा सा प्रोटोजोवन जंतु है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के सलाइवा में रहता है और जब मच्छर काटता है तो आपको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, हाँ, 3 यूनिट ब्लड से 1 यूनिट प्लेटलेट्स निकाली जाती है। देखिए, आपके शरीर का कोई एक पार्ट है, मान लीजिए, अब ये जो हमारे शरीर का पार्ट है, चोट लगा और चोट लगने के बाद जिनमें प्लेटलेट्स होगा उन्हीं को तो डेंगू होगा। जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के उपरांत क्या होता है कि चोट लगने वाले स्थान से आपका ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो मैं थोड़ा सा डार्क बना रहा हूं, इस डार्क पोर्शन को ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, अभी लिखना बंद करिए और टाइप करना बंद करिए, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। ठीक है ना, हाँ, 2 से 6 मिनट लिखा है। ठीक है, अब जो आपकी ये शरीर का कोई पार्ट है, चोट लग गया और चोट लगने के उपरांत ये ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया। अब जो यहां पे ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये जो ब्लड बाहर निकला उसमें क्या है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है और प्लाज्मा भी है, सभी बाहर निकल रहे हैं। तो अब जो ब्लड क्लॉटिंग का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, हमारा प्लेटलेट्स। अब ये जो यहां पर प्लेटलेट्स होती हैं, अब इस प्लेटलेट्स की जो बड़ी कोशिका, ये लगभग 13 कोशिकाएं होती हैं इसमें। अब इस प्लेटलेट्स की जो बिग सेल होती हैं, जो बड़ी कोशिका होती है, इन बड़ी कोशिका को हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट में चोट लग गई, चोट लगने वाले स्थान से आपका ब्लड निकला और इस ब्लड में क्या है, ब्लड के सारे भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह। तो अब जो प्लेटलेट्स होती हैं ये नियर अबाउट 13 टाइप्स के सेल से बनी होती हैं। अब उस प्लेटलेट्स में जो बड़ी सेल्स होती हैं, उन बड़ी सेल्स को हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। और जो ब्लड आप बाहर निकलता है, यही जहां पे मैंने डार्क बनाया है ना, यहीं पे आप सोचो, यहीं पे कल्पना करो। अब ये जो स्कीन जहां पे आपकी रप्चर्ड हुई है, फटी है, अब जब यहां पे जो ब्लड आता है तो इस ब्लड की जो प्लेटलेट्स की बड़ी कोशिका जिनको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ये मेगा कैरियोसाइट्स आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती हैं और रिएक्ट करने के बाद ये एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टी। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टी। यानी ये हम कहें कि ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या कर जाती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर टूट जाती है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं,
चोट लगने के उपरांत जो प्लेटलेट्स की बड़ी कोशिका होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ये मेगा कैरियोसाइट्स ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसके संपर्क में आते ही टूट जाती हैं और टूटने के बाद किस में बदल जाती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टी में बदल जाती हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टी क्या काम करता है? यही तो हो रहा है ना। तो प्लेटलेट्स क्या काम की? प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स किस में बदल गई? थ्रोम्बोप्लास्टी। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टी क्या करती हैं? अब यहां पे जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा भी तो है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टी प्लाज्मा में उपस्थित विटामिन के, ठीक है, ध्यान देना, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, ये सब प्लाज्मा में उपस्थित है। इनके प्रेजेंस में, यानी इनके उपस्थिति में एंजाइम की तरह कार्य करने लगती है। कौन? थ्रोम्बोप्लास्टी। और जब ये एंजाइम की तरह कार्य करने लगती हैं, तो प्लाज्मा में उपस्थित पहले से जो प्रोथ्रोम्बिन है, क्योंकि प्लाज्मा तो यहां आ ही रहा ना, प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा में उपस्थित पहले से ही जो प्रोथ्रोम्बिन है, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक प्रकार इनएक्टिव है पहले अभी। प्रोथ्रोम्बिन को ये क्या कर देती है? थ्रोम्बिन में बदल देती है। अब थ्रोम्बिन कैसा पार्ट है? एक्टिव। याद करो, प्लाज्मा में बताया था ना, प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन बताया था। तो अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती हैं? प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल देती हैं, और ये थ्रोम्बिन क्या करती हैं? पुनः एंजाइम की तरह कार्य करने लगती हैं। तो ये जो आपका अब जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है? दूसरी प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन, और ये फाइब्रिनोजन क्या है? अभी तक तो सॉल्युबल है, घुला हुआ है प्लाज्मा में। इस फाइब्रिनोजन को ये किस में बदल देती हैं? फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन क्या है? इनसॉल्युबल। ठीक, जैसे ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन बनता है, कहां पे? इसी चोट लगने वाले स्थान पर। तो फाइब्रिन जब बनता है, तो फाइब्रिन क्या होता है? ये एक घने जाल जैसी संरचना होती है, ऐसे इतनी महीन जाल, यूं, और ये कहां बनता है? इसी चोट लगने वाले स्थान पर एक महीन जाल जैसी संरचना बना लेती है। और जब ये महीन जाल जैसी संरचना बन जाती है, तो जितना ब्लड अभी तक बाहर आ गया वो तो ठीक है। अब जो पीछे से ब्लड आपका आ रहा है, अब जो पीछे से ब्लड आ रहा है, तो ये जाल, इसमें जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा अब कुछ भी बाहर नहीं आ पाता। सब के सब क्या होते हैं? इसी में आके फंस जाते हैं। तो जब शुरुआती लेवल में आते हैं तो एक लेयर बनती है यहाँ पे, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर, ऐसे करते करते पूरी एक लेयर बन जाती है। फिर पीछे से आने वाले ब्लड को ये क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो टाइम लगता है वो नियर अबाउट 2 से 6 मिनट लगता है। तो 2 से 6 मिनट में हमारा ब्लड क्या होता है? क्लॉट करने लगता है, थक्का बनने लगता है। ठीक है, और थक्का इसलिए बनता है क्योंकि चोट लगने वाले स्थान पर एक महीन जाल जैसी संरचना बन जाती है, और उस जाल में सारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फंस जाते हैं। फिर पीछे से आने वाले ब्लड को ये क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, और हम बोलते हैं कि हमारा ब्लड क्लॉट कर गया। तो अगर हम एक शब्द में बोलें, ठीक है, अब दूसरी चीज एक और देखिए, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंजाइम्स है, और बोले एंजाइम्स किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम्स की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको प्लाज्मा में लिखाया था
कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, क्योंकि देखो फाइब्रिनोजन पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो वहां पे मैंने आपको लिखवाया था ना कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम, बताया था। तो वो क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजन यहां टोटल इस्तेमाल हो जा रहा है, ठीक है ना, बाकी प्लाज्मा का कोई भी पार्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो जब टोटल फाइब्रिनोजन यूज हो जा रहा है तो प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन निकल गया तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? सीरम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? सीरम बोलते हैं। अक्सर आप देखिएगा चोट लगने वाले स्थान पर हल्का सा पीले पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ हो जाता है, वही क्या कहलाता है? हमारा सीरम कहलाता है, ठीक है। एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया को घटाते बढ़ाते हैं लेकिन कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और इसमें जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 2 से 6 मिनट का। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपने देखा कि अगर हम ये कहें कि एक शब्दों में ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है तो सिंपल सा हम बोलेंगे फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना ही क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अभी मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं जिसको ना समझ में आया हो। हाँ, हो सकता है ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसके पीछे एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। हाँ शशि जी, मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूं। सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील और इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील। कॉमन कोल्ड की कोई मेडिसिन नहीं होती, हॉट वाटर और मिनरल बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, वैसे ही होता है।
बन गया सबका? हर फीवर में प्लेटलेट डाउन नहीं होता। एलन मस्क जी, गोल्डन ब्लड, ये भी आरएस फैक्टर आने दीजिए, ब्लड ग्रुप आने दीजिए तो मैं डिसाइड बताऊंगा आपको। गोल्डन ब्लड टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर आरएस फैक्टर एंटीजन नहीं होता। ठीक है, बहुत कम संख्या है, पूरे वर्ल्ड में लगभग 50-60 लोग ही ऐसे हैं। ठीक, हाँ, महिंजाल फाइब्रिन होता है। विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम की उपस्थिति में। चलिए आइए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग में टाइम कितना लगता है? 2 से 6 मिनट। ठीक है, अब साफ दिख रहा है? थोड़ा सा सिस्टम हिल गया है। हाँ हाँ, चलिए आइए देखते हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए, ये हमारा चोट लगने वाला पोर्शन है जहां पे हमको चोट लगी। तो जब चोट लगती है तो यहाँ से ब्लड रिलीज होता है, और जब ब्लड रिलीज होता है तो ब्लड के सारे पार्ट यहाँ से रिलीज हुए। अब इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये प्लेटलेट्स कई प्रकार के, लगभग 13-14 प्रकार के सेल से बनी होती हैं। इन प्लेटलेट्स में जो बड़ी संख्या वाली कोशिकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं, जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं टूट जाती है, और टूटने के बाद ये किसमें बदल जाती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन में, यानी एक दूसरे प्रकार की सेल्स में बदल जाती हैं। और जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलती हैं तो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलती हैं, अब प्लाज्मा में पहले से उपस्थित विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम और भी दूसरे मिनरल्स, इनकी उपस्थिति में अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक विशेष केमिकल रासायनिक सब्सटेंस की तरह कार्य करती हैं। यानी वो कैसा कार्य करने लगती हैं? एंजाइम्स की तरह। ठीक है, और जब एंजाइम्स की तरह कार्य करने लगती हैं तो प्लाज्मा में पहले से उपस्थित प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन, जो कि कैसा था? इनएक्टिव, सक्रिय नहीं था, पड़ा हुआ था, उस प्रोथ्रॉम्बिन को क्या करती है? यही थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में बदल देती है। ठीक है, यानी प्रोथ्रॉम्बिन को किस में बदल देती है? थ्रोम्बिन में बदल देती है। थ्रोम्बिन पुनः अब एंजाइम की तरह कार्य करता है, और जब पुनः एंजाइम की तरह कार्य करता है तो प्लाज्मा में दूसरी प्रोटीन पहले से जो घुली हुई है, सॉल्युबल है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। तो ये घुली हुई फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील किसमें बदल देती है? फाइब्रिन में। कौन? थ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, तो यानी कि जो प्लेटलेट्स की मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये बदल जाती हैं, और सब चोट लगने के बाद ही होता है, चोट लगने के दौरान ही ब्लड आपका बाहर आता है। तो मेगा कैरियोसाइट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम्स की तरह कार्य करने लगता है, और ये क्या करती हैं? प्लाज्मा में पहले से उपस्थित प्रोथ्रॉम्बिन को किसमें बदल देती है? थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन फिर एंजाइम्स की तरह कार्य करता है, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है? प्लाज्मा में जो घुलनशील प्रोटीन है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन, इसको अघुलनशील में बदल देती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइब्रिनोजन जो पहले लिक्विड था अब कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। ठीक, फाइब्रिन, और फाइब्रिन कुछ नहीं होता है,
एक बिल्कुल घने जाल जैसी संरचना होती है, यू इस टाइप की, ये घने जाल जैसी संरचना होती है। तो अब ये जो घना जाल कहां बन गया, इसी चोट लगने वाले स्थान पर। तो अब जो पीछे से आपके ब्लड आ रहे हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, तो ये जाल इतने महीन होते हैं कि अब जैसी ब्लड इस जाल के पास अब पहुंचता है वो इसमें फंस जाता है, ठीक है, बाहर ही नहीं निकल पाता है। बहुत महीन जाल होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह सब बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रुधिर का थक्का बनना या ब्लड का क्लॉट होना। सामान्यतः इसमें जो टाइम लगता है वो लगभग 2 से 6 मिनट का समय लग जाता है। तो अगर हम ये कहें कि व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, तो सिंपल सा एक शब्द की बात है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना ही कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। हीमोफिलिक जो डिजीज होते हैं उनमें जो मेगा कैरियोसाइट है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलता ही नहीं है, और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन में नहीं बदलता है तो जाहिर सी बात है कि प्रोथ्राम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में नहीं बदलेगा, और उनके अंदर कंटिन्यू ब्लड बहता रहेगा। फिर एक्सेस ब्लड, अधिक मात्रा में ब्लड बह जाने के कारण क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाँ, बिग इंजरी हुआ तो बड़ा इंजरी होने पर क्या होता है कि जैसे जब बड़ी चोट लग जाती है तो उस दौरान क्या होता है कि ब्लड का फ्लो इतना तेज होता है कि जब तक ब्लड ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब तक दूसरा जो फोर्स के साथ ब्लड आता है वो उसको बहा के ले जाता है। तो इसीलिए जब ज्यादा चोट लग जाती है तो देखिए उस चोट लगने वाले स्थान पर लोग बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं ताकि ब्लड रुक जाए, और जब ब्लड रुकेगा तो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है ना। जनरली जब ब्लड का फ्लो तेज होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब तक प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगी तब तक तो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। बना लिया होगा आप लोगों ने। पॉजिटिव थिंग, वो डिपेंड करता है कि सांप किस टाइप का है। अलग अलग पॉइजन का असर हमारे शरीर पे अलग अलग होता है। एक्टिव या इनएक्टिव ये एंजाइम्स करता है, उसको सक्रिय कर देता है। ब्लड निकलने से आराम से बहुत आसानी से डेड आप मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जब चोट लगती है और ब्लड बाहर निकलता है तो आपको लगता है कि सिर्फ ब्लड बाहर निकल रहा है, लेकिन ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी तो बाहर निकल रही है, और जैसे जैसे ब्लड बाहर निकलेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन निकलेगा, और जितना ऑक्सीजन आपके शरीर से निकलता जाएगा उतना ही कोशिकाओं में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कम होती जाएगी, यानी उतने ही आपके कोशिका को ऊर्जा कम मिलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी कोशिकाओं में एनर्जी लेस हो जाएगी, ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो ब्लड के बाहर निकलने से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन के बाहर निकलने से आपकी मौत हो जाती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि फाइब्रिनोजन खुद प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन खुद प्रोटीन है। एक्सेस ब्लड निकलने का मतलब ये होता है कि तेजी में बाहर ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना। अगर चोट लग जाती है, चोट लगने वाले स्थान पे अगर आप थोड़ा सा बांध दो उसको तो क्लॉट करने लगता है।
नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप। इसको बताने वाले थे कार्ल लैंड स्टीनर साहब, ठीक है, 1902 में बताया था। और ये जो थे कार्ल लैंड स्टीनर साहब, ये जर्मन सेना में डॉक्टर थे। तो विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ये देखा कि जब सैनिकों को चोट लग जाती थी तो ये क्या करते थे, ये सेना में डॉक्टर थे, ये तो एक सैनिक का ब्लड निकाल कर दूसरे सैनिक को चढ़ाना ये शुरू कर देते। तो जब ये एक सैनिक का ब्लड निकालकर दूसरे सैनिक को जब ये चढ़ाना शुरू किए तो इन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तो बच गए और कुछ सैनिक क्या हो गए, मर गए। तब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ये क्या किए, ब्लड के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिए। तो जब ब्लड के बारे में जानकारी लेना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि जो ब्लड की आरबीसी होती है, जो ब्लड की आरबीसी की झिल्ली होती है, जैसे मैंने बताया कैसा होता है, बाइकेमिकल। तो लैंड स्टीनर ने यह देखा कि जो आरबीसी की झिल्ली है, इस झिल्ली पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, देखो इसमें ग्लाइको भी है, प्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए पदार्थ इनको दिखे और इसी ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए पदार्थ को उन्होंने क्या बोला, एंटीजन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, जिस टाइप का उनको ग्लाइकोप्रोटीन दिखा तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिले जिनको सेम ग्लाइकोप्रोटीन का ब्लड चढ़ाए और वो भी मर गया। फिर वो ब्लड को डिटेक्ट करना शुरू किए तो देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जो इसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन तो था लेकिन वो दूसरे टाइप्स का ग्लाइकोप्रोटीन था। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि आरबीसी के झिल्ली पर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होते हैं, इन ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को उन्होंने एक नाम दिया, वो क्या था, एंटीजन। और इसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। और ये जो एंटीजन है वो 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और ओ। ठीक है, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो एंटीजन को बताया था वो तो ए टाइप का और बी टाइप का बताया। बाद में 1940 में डी कैस्टिलो वैज्ञानिक डॉक्टर थे। तो लैंड स्टीनर ने तो ए बी एंटीजन को बता दिया। 1940 में एक और टाइप का ब्लड मिला और उस ब्लड में जो एंटीजन मिला वो किस टाइप का था, उसमें दोनों था, ए भी था और बी भी था। यानी कि कैस्टिलो ने एक ऐसा ब्लड बताया जिसमें ए एंटीजन भी था और बी एंटीजन भी था। ठीक, और बाद में इसी के कुछ समय के बाद कैस्टिलो और स्टर्लिंग, कैस्टिलो एवं स्टर्लिंग, इन दोनों ने ये देखा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिले जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं था। ठीक है, लैंड स्टीनर ने क्या देखा, ए टाइप और बी टाइप। ठीक है, कैस्टिलो ने क्या देखा, ए बी टाइप
और कैस्टेलो और स्टर्ली ने क्या देखा? किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं। तो मनुष्य में इसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ। अब ये एंटीजन कितने प्रकार के? एक तो ए टाइप्स, एक तो बी टाइप्स, दूसरा एबी, तीसरा एबी टाइप्स और चौथा ओ टाइप्स। यानी कि आरबीसी के झिल्ली पर पाए जाने वाले एंटीजन पदार्थों की उपस्थिति के कारण व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। और कार्ल लैंड स्टीनर साहब को तो नोबेल प्राइज भी दिया गया था एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी देने के लिए। क्लियर? तो इस एंटीजन के आधार पर मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कितने प्रकार का? ए टाइप का, बी टाइप का, एबी टाइप का और ओ टाइप का, है ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। एट प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन के ब्लड में लगभग 70 टाइप्स के एंटीजन्स पाए जाते हैं। याद रखिए 70 टाइप्स के। और 70 टाइप्स के एंटीजन्स जो पाए जाते हैं, इसीलिए आप देखते हो कि कभी भी आप जनरली बचपन से पढ़ते हो कि ओ वाले ब्लड ग्रुप का हम किसी को भी दे सकते हैं, एबी वाला किसी का भी ले सकता है, लेकिन क्या डॉक्टर कभी चढ़ा देता है? कभी ओ का चढ़ा देता है? सभी किसी को नहीं चढ़ाता है। वो इसलिए नहीं चढ़ाता है कि एंटीजन्स की मात्रा कुछ भी हो सकती है। नियर अबाउट 70 टाइप्स के एंटीजन माने जाते हैं मनुष्य में, इसीलिए डॉक्टर हमेशा कोशिश करता है सेम ब्लड ग्रुप को चढ़ाने की। तो एंटीजन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। और इसी एंटीजन का विरोधी पदार्थ होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। तो एंटीजन कहां पे हुआ? आरबीसी के झिल्ली पर। एंटीबॉडी कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाकर कहां छोड़ देगी? ब्लड के प्लाज्मा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये हमेशा क्या होते हैं? विरोधी पदार्थ होते हैं। तो ह्यूमन में, मनुष्य में जो ब्लड होता है, जो मनुष्य में ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है, वह आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन पदार्थों के कारण होता है। वो कहलाता है एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इनका विरोधी पदार्थ एंटीबॉडी होता है, जो बनाता है आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसकी वजह से? एंटीजन पदार्थों की उपस्थिति के कारण कहां होता है? आरबीसी के झिल्ली। क्लियर? ठीक है। तो आगे हम कल की क्लास में इस ब्लड ग्रुप के बारे में और डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं है, इसी में आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना। और बाद में देखेंगे कि ये सब फेल हो गया है। मॉडर्न साइंस में ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप सब के सब फेल हो चुके हैं। ठीक है। एक ही ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एच एंटीजन ब्लड ग्रुप। तो कल हम इसमें देखेंगे। फिर इस ब्लड ग्रुप में एक और चीज आती है आरएच फैक्टर। वो एक अलग टाइप का एंटीजन होता है। ठीक है ना। जो आप ब्लड पढ़ते हो ना, आरएच पॉजिटिव, आरएच ए पॉजिटिव या ए निगेटिव, तो वो जो ए निगेटिव या ए पॉजिटिव पढ़ते हो आप लोग, वो भी क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है। ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। एंटीबॉडी जो होती है इसी एंटीजन का विरोधी पदार्थ होता है। एंटीजन के विरोधी पदार्थ को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। डेंगू, रितु जी, डेंगू सॉरी डब्ल्यूबीसी। हाँ, डब्ल्यूबीसी 50 होने पर कैंसर, ब्लड कैंसर। हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन कंटेंट कम होने लगते हैं। जब ऑक्सीजन कंटेंट कम होने लगता है तो पोषक पदार्थों का ऑक्सीडेशन सही ढंग से नहीं मिल पाता है, और वे क्या करते हैं? कोशिकाओं में उनका जमाव होने लगता है। इस वजह से मोटापा आपका बढ़ने लगता है। विरोधी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एंटीजन के अपोजिट कार्य करते हैं।
हाइपॉक्सिया ऑक्सीजन का कम होना ब्लड में और कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना जिसके कारण दम घुटने लगता है, उसको हम बोलते हैं हाइपॉक्सिया। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हाँ, 50,000 से 1.5 लाख के बीच में अगर WBC हो गई तो हम उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। हाँ बिल्कुल, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन भी करते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिन को निकाल दीजिए तो बचा हुआ पार्ट कहलाता है आपका वो क्या बोलता है सीरम। ठीक है रितिका जी, ये जो एंटीबॉडी होता है, ये एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ आपके शरीर में गया तो वो शरीर उसको क्या करता है, हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना के उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ब्लड में जो एंटीजन बनता है उस एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों विरोधी पदार्थ होते हैं, और ये विरोधी पदार्थ इसलिए होते हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे, वो अच्छे से कार्य करे। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलना ही बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। कार्ल लैंड स्टीनर, निखिल कुमार जी। नहीं, एंटीबॉडी से एंटीजन को नहीं खतरा नहीं हो सकता। ब्लड एंटीजन ब्लड एंटीबॉडी को खतरा नहीं हो सकता। ब्लड को हीमोग्लोबिन में, आशीष जी क्या लिखा आपने, ब्लड को हीमोग्लोबिन में क्यों मापते हैं? ब्लड के सारे पार्ट में हीमोग्लोबिन में कहां मापा जाता है? ब्लड का पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, इनकी नंबर की काउंटिंग की जाती है। ब्लड को हीमोग्लोबिन में क्यों मापते हैं, ये कहां बताया मैंने? डेंगू मैमल्स भी होता है ना, जिनके अंदर प्लेटलेट्स होगा उन्हीं को तो डेंगू होगा, तो मैमल्स को भी डेंगू होता है। रितिका जी, एंटीजन और एंटीबॉडी ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, आप ऐसे समझिए। एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एंटीजन और ब्लड के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं,
एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर कार्य करते हैं और ये हमेशा एक दूसरे के विरोधी पदार्थ होते हैं। अगर एंटीजन ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, ठीक है। हाँ, एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन को होते हैं। जो WBC होती हैं, इनका मेन काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, और एंटीबॉडी को निर्माण करके ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षित करती हैं बाह्य संक्रमण से। इस वजह से इनको पुलिसमैन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर हो जाता है, वायलेट कलर, बैगनी कलर या फिर मैन मैमल्स होता है, हम लोग मैमल्स में आते हैं। मैमल्स वे एनिमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी वे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स। ब्लड डोनेट करते समय हीमोग्लोबिन टेस्टिंग की जाती है। हाँ, एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। हाँ, फाइब्रिन जब बनता है तो एक तरीके से झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। हाँ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तुलना में 600 गुना ज्यादा होती है। हाँ, प्लेटलेट्स को निकालना थोड़ा सा टफ होता है। हाँ बिल्कुल, 1 से 13। WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके लसिका कोशिकाओं से होता है और रेड बोन मैरो से होता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड फाइब्रिन में एंटीबॉडी होती है? बिल्कुल नहीं। ग्लाइकोप्रोटीन तो खुद एक एंटीजन होता है, उसमें एंटीबॉडी कहां होगी। और फाइब्रिन भी प्रोटीन है। एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। एंटीजन एंटीबॉडी तो ब्लड के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। दोनों ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, एक दूसरे के विरोधी पदार्थ होते हैं। आप कौन से स्टेट में पढ़ाते हैं? मेनली मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, बाकी चाणक्य के लगभग हर ब्रांच में पढ़ाता हूं। ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन और योगा का सहारा लीजिए। नॉर्थ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में ज्यादा पढ़ाता हूँ। नहीं, पटना नहीं, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर।
एक ही झिल्ली बनती है राहुल कुमार। ऑक्सीजन की क्वालिटी को मेडिसिन के द्वारा, मल्टीविटामिन के द्वारा और योगा के द्वारा हम इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल सचिन जी, हाँ फाइब्रिन भी प्रोटीन होती है। हाँ, आरबीसी के झिल्ली पर ही ग्लाइकोप्रोटीन और हीमोग्लोबिन होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। वो डिपेंड करता है रूपाली जी की व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसी है। दवाएं भी अपना कार्य करती है शरीर की इम्यूनिटी को देखकर, है ना? दो व्यक्ति है दुबले पतले, दोनों को घी खिलाइए, कोई जरूरी थोड़ी कि दोनों मोटे हो जाएंगे। इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा। दवाओं का जो रिस्पांस होता है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पे ही डिपेंड करती है। कब तक खत्म होगा? अभी तो शुरू हुआ है, देखिए कब तक खत्म होगा। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे।